मार्केटिंग क्लास। आज हमने फिर से पिछली क्लास में हमने C++ का एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम किया था जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था। आज हमने फिर और ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं और एग्जांपल्स करने हैं और उसके बाद फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन C++ में कैसे किए जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन एक बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोग्राम की। इन सम फॉर्म आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आज हमने देखी हैं। सबसे पहली चीज है कि अगर बिल्कुल ये ब्रॉड लेवल पे बात की जाए तो C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। बिल्कुल अगर आपने एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है तो उसकी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले आपका एक इंक्लूड डायरेक्टिव करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक मेन लिखते हैं और फिर आपकी जो भी लॉजिक है वो कर्ली ब्रेसेस के बीच में आती है। जो भी आपसे इंप्लीमेंट करने लॉजिक, जो भी आपका प्रोग्राम का एंड गोल है, उसके लिए जो स्टेप्स आपको लेने हैं वो सारा इस प्रोग्राम स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने हेलो वर्ल्ड किया था। सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड किया है आईओस्ट्रीम, ठीक है। ये हैश इंक्लूड बेसिकली आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का क्या मतलब है कि आप प्री प्रोसेसर को कोई हुक्म दे रहे हैं और वो हुक्म क्या है, हैश इंक्लूड का, कि आपने जो है आईओस्ट्रीम फाइल जो है उसमें जो भी कंटेंट है, जो भी उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है उस सारे को कॉपी करना है इस जगह पे, ठीक है। वो प्रोग्रामर आपका कॉपी नहीं कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा, वो एक प्रोग्राम है प्री प्रोसेसर, वो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ कॉपी करके आपको दे देगा, ठीक है। और आईओस्ट्रीम जो है एंगुलर ब्रैकेट्स में, विच मीन्स कि ये C++ का जो कंपाइलर है उसके साथ ये फाइल आई होगी, ये लाइब्रेरी उसके साथ ही आ जाती है। अगर कोई हम लोगों ने अपनी कोई यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी बनानी है कि मैं अगर कोई अपने प्रोग्राम के लिए कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इन दैट केस वो फिर एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं होगा, वो फिर वो इन्वर्टेड कॉमास में होगा या कोट्स लिखे, डबल कोट्स लिखे होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका काम आसान कर दिया। अब आईओस्ट्रीम की जितनी फंक्शनैलिटी वो आपको खुद नहीं इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो इस लाइब्रेरी फाइल के साथ ही आ जाएगी आपके पूरे के पूरे प्रोग्राम। अगली लाइन इंट मेन है, वो इंट मेन बेसिकली आपको बताता है कि ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी आप एप्लीकेशन, बाय द वे इस चीज को फंक्शन कहता है, यानी एक रिलेटेड ग्रुप ऑफ कोड है उसे आपने इकट्ठा कर दिया है तो वो एक चीज फंक्शन बन जाती है। अब किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि शुरू कहाँ से करना है, तो वो उन फाइल्स में इंट मेन को ढूंढता है। जहाँ पे इंट मेन मिल जाता है उसे पता लग जाता है कि इससे जो अगली लाइन ऑफ कोड है उसे आपने एग्जीक्यूट करना है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हो गया। फिर कर्ली ब्रेसेस बता रहे होते हैं कि इस फंक्शन का कोड जो है कहाँ से कहाँ तक है। ओपन करने कर्ली ब्रेस बताते हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस बताते हैं कि यहाँ पे फंक्शन खत्म हो गया। इसके बाद अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है और चांसेस आर कि शायद वो आपको एरर दे जाए, ठीक है। उसकी और डिटेल हम बाद में जाके देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस सिनेरियो होता है। अगली लाइन है प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये बेसिकली आपका फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश के बीच में, जब इन सिंबल्स के बीच में कोई चीज आ जाती है, कोई टेक्स्ट आ जाता है, तो उसका बेसिक मतलब है कि आप कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये कमेंट है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, इससे जो है अपना जब भी कंपाइल करके तुम प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करोगे तो इस लाइन को इग्नोर कर देना, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी। और इसका मकसद क्या होता है कि आपने किसी भी कोड को देखना है, आपको इसकी वजह से आपको फिर ज्यादा आसानी से समझ आ जाती है कि कोड का क्या है, ठीक है। छोटे कुछ लाइनों के फंक्शन है तो शायद आपको अभी उसकी अहमियत नजर ना आ रही हो, पर जब आप एक टीम में काम करते हैं और उस एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों फंक्शन है और 10,000 100,000 लाइंस ऑफ कोड है, तो इन दैट केस कमेंट्स जो है आपको बहुत हेल्प करते हैं। यानी कल को आप किसी और का कोड पढ़ना चाह रहे हैं
तो कमेंट के थ्रू आपको पता लगेगा कि उस बंदे का कोड कर क्या रहा है। अगर कोई नौकरी छोड़ के चला जाता है तो अब उसका कोड जो है ज़ाया जाएगा नहीं, वो फिर कमेंट्स के थ्रू जो है बाकी टीम मेंबर्स को पता लग जाएगा कि इस कोड में क्या था और फिर आगे वो उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। और सिर्फ टीम ही नहीं, आप अकेले भी अगर कोई असाइनमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अब अगर उस असाइनमेंट को मैं 1 महीने बाद आपको बुला के कहता हूँ कि मुझे समझाओ इसमें क्या किया, तो आपको शायद ऑन द रन उस कोड की इतनी अच्छी समझ ना आए, आप वेरिएबल के मतलब भूल चुके होंगे, ठीक है, डिफरेंट लाइन डिफरेंट फंक्शन क्या कर रहे थे वो सब कुछ भूल गया होगा। कमेंट्स के जरिए आपको फौरन याद आ जाएगा कि आपने बेसिकली करना क्या था, आपने किया क्या था, ठीक है। तो ये बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ये इस्तेमाल करने चाहिए आप। उसके बाद STD आउट है, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम, इसका बेसिक मतलब है कि इसके बाद जो भी चीज़ आएगी उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर, और उसके बाद क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है, वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद दोबारा लेस देन का साइन आ जाएगा। तो बेसिकली आपने अगर मैथ की हो तो मैथ में क्या होता है, अगर मैं कहूँ 5 + 6 + 1, तो बेसिक मतलब है कि 5 और 6 को ऐड करो, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है उसको फिर दोबारा 1 के साथ ऐड कर दो। तो एक ही लाइन में मल्टीपल ऑपरेटर आ सकते हैं। तो ये जो लेस देन वाला सिंबल है ये एक ऑपरेटर है, और इस लाइन में ये ऑपरेटर 2 दफा आ रहा है। पहले ये आ रहा है, बता रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो, उसके बाद दोबारा ऑपरेटर आ रहा है और कह रहे हैं कि न्यू लाइन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दो। न्यू लाइन का क्या मतलब है कि इसके बाद अगर दोबारा आप कुछ सी आउट करेंगे, दोबारा कुछ डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, तो वो हेलो वर्ल्ड के सामने नहीं लिखा जाएगा, वो अब हेलो वर्ल्ड के नीचे लिखा जाएगा। और अगर मैं ये एंड एल जो है ये 2 दफा करूं, यानी एक बार एंड एल लिखा है फिर लेस देन करके दोबारा एंड एल लिखा, तो इसका मतलब है कि हेलो वर्ल्ड लिखो, उसके बाद अगली लाइन पे आओ, उसके बाद अगली लाइन पे आओ। और अगर मैं 3 दफा एंड एल लिखता हूँ तो उसका मतलब है कि उससे भी अगली लाइन पे जाओ। तो मेरी मर्जी है मैं जितनी दफा एंड एल लिखता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद भी हमने कमेंट डाला हुआ है फॉरवर्ड स्लैश करके। तो फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है 2 दफा अगर लिखें तो उसका मतलब है कि इसके बाद जो लफ्ज आ रहे हैं वो कमेंट है, वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। और फॉरवर्ड स्लैश वाली अप्रोच और फॉरवर्ड स्लैश स्टार वाली अप्रोच में क्या फर्क है कि अगर 2 दफा फॉरवर्ड स्लैश आ रहे हैं तो सिर्फ उस लाइन के ऊपर ही आप कमेंट लिख सकते हैं, अगली लाइन के ऊपर आप नहीं लिखे जा सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर फॉरवर्ड स्लैश स्टार इस्तेमाल किया है तो बेसिकली जो अगला आखिरी वाला जो स्टार फॉरवर्ड स्लैश है वो अब जहां भी आप डालेंगे, चाहे दूसरी लाइन पे है, चाहे तीसरी पे, चाहे चौथी पे, उसके बीच में जितना भी टेक्स्ट होगा वो कमेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं कमेंट लिखने की। और लास्टली रिटर्न 0 आ गया है, वो बेसिकली बता रहे कंप्यूटर को कि ये प्रोग्राम अब खत्म हो गया, ठीक है, ये फंक्शन भी खत्म हो गया, ये प्रोग्राम भी खत्म। तो ये बेसिक आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम था जो हमने पिछली क्लास में किया था। अब आज अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, you can write a program which prints displays your first name on the first line, then leaves an empty line, and finally prints your last name on the third line, ठीक है। पहले नाम आना चाहिए, फिर खाली लाइन आनी चाहिए, उसके बाद आपके आखिरी जो फैमिली नेम होता है जो लास्ट नेम है वो आना चाहिए, ठीक है। ये प्रोग्राम है, इसे करें। Alright, moving on to the solution. आप सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम करेंगे, ये लाइब्रेरी चाहिए, उसके बगैर आपका सी आउट नहीं हो सकता। अगली लाइन पे आपने लिखा है इंट मेन, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे कंपाइलर को कि यहाँ से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन के अब जो है एक्चुअल लॉजिक शुरू होने वाली है। फिर उसके बाद पहली लाइन जो है उसमें लिखा हुआ है std cout लेस देन फिर आदिल। और एक बात याद रखें कि ये आदिल जो भी आपका नाम है वो डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमर्स जो होते हैं, बाय द वे मैं लफ्ज डबल कोट्स इस्तेमाल करूंगा, जब भी मैं डबल कोट इस्तेमाल करूं आपको समझ आ जानी चाहिए कि इन्वर्टेड कॉमर्स की बात होगी, ठीक है। खैर, तो जो भी नाम है आपका वो आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स में लिखने का मतलब है कि आप कंप्यूटर को बता रहे हैं कि ये एक कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है
लेटर है, इंग्लिश के लेटर है, जो भी है वो इस ऑर्डर में लिखना है। यानी डबल कोर्स में अगर आदिल आया है तो स्क्रीन पे पहले कैपिटल ए आएगा, फिर स्मॉल ए, फिर डी, फिर आई और फिर एल। एग्जैक्ट ऐसे ही प्रिंट होगा, ऐसे ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो पहले आदिल प्रिंट होगा, उसके बाद लेस देन आया एस टी डी एंड एल। इसका मतलब है कि आप अगली लाइन पे आ जाओ, समझ आइए। अब अगली लाइन पे आके मैं सी आउट खान कर देता तो क्या होना था, आदिल लिखा जाता और उसके फौरन बाद अगली लाइन पे खान आ जाता। मैंने कहा था कि पहले फर्स्ट नेम होगा, फिर एक खाली लाइन होगी, उसके बाद फिर आपका लास्ट नेम आना चाहिए। कई लोगों को मैं देखा था कि उन्होंने पहली लाइन पे एसटीडी अपना फर्स्ट नेम किया, एसटीडी सी आउट, उसके बाद उन्होंने कॉपी के ऊपर एक लाइन छोड़ी है। अब यहाँ तो उन्होंने सफाई के लिए वो किया है कि कोड आंखों को अच्छा साफ सुथरा लगे, या फिर उनका ख्याल था कि अगर खाली लाइन छोड़ दी तो वो डिस्प्ले में भी एक खाली लाइन छोड़ी जाएगी। ऐसे नहीं होता। अगर मैं इन लाइनों के बीच में 10 खाली लाइनें छोड़ दूं, 20 छोड़ दूं, 100 छोड़ दूं, 1000 छोड़ दूं, उन खाली लाइनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी आंखों के लिए बस। प्रोग्राम देखेगा कि कोड वाली लाइन कौन सी है, उसके बाद जितनी एम्प्टी स्पेसेस, जितनी खाली लाइनें, उन सारों को इग्नोर कर देते हैं कंपाइलर। ठीक है, तो इसलिए इन दो के बीच में खाली लाइन छोड़ने से आपके डिस्प्ले पे कोई खाली लाइन नहीं आनी थी। ओके, तो फिर पहली लाइन ऑफ कोड जो है वो आदिल प्रिंट कर रहा है, उसके बाद एस टी डी एंड एल है कि यानी अब अगली लाइन पे आ जाओ। अब दोबारा आप एस टी डी सी आउट लेस देन एंड एल करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि एक और न्यू लाइन प्रिंट हो रही है, विच मीन कि अब उससे अगली लाइन पे आ जाओ। और वहां पे आपने प्रिंट किया एस टी डी सी आउट खान और एस टी डी एंड एल के खान। बाय द वे, खान के बाद वाले एंड एल ना भी करते फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो आपको रिक्वायरमेंट दी थी वो रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि पहली लाइन पे आपका पहला नाम आना चाहिए, फिर एक खाली लाइन होनी चाहिए, उसके बाद आपका आखिरी नाम आना चाहिए बस। उस आखिरी नाम के बाद आप एंड एल लगाते हैं कि नहीं लगाते, वो आपकी मर्जी, लगाने लगा दें, नहीं लगाना प्रोग्राम आपका ठीक था। ठीक है, तो ये आपका जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी वो इससे पूरी होती है। और आपने जो गलती की थी आपको समझ आ गई है कि आपने एंड एल तो ठीक लिख दिया था, पर वो आपने अगली लाइन पे भी सी आउट कराना था, वो आपसे गलती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद फिर रिटर्न 0 होगा, विच मीन कि प्रोग्राम खत्म हो गया, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, जो कि बेसिकली बता रही है कि यहाँ पे फंक्शन बॉडी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो चीजें आएंगी वो मेन का हिस्सा नहीं होगी। बस ये आपका एक प्रोग्राम था। ठीक है, अब इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इस ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, ये आपके ख्याल में एक लाइन के अंदर लिखा जा सकता है? कैसे? यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाने के लिए 3 लाइनों में लिख दिया ताकि नजर आ रहा हो कि क्या हो रहा है, वरना मैं ये भी कर सकता था एस टी डी सी आउट लेस देन आदिल लेस देन एस टी डी एंडल लेस देन एस टी डी एंडल फिर लेस देन खान। और ये एक लाइन पे पूरा जो आपने मल्टीपल लाइनों पे आदिल खान लिखना था या अपना नाम लिखना था, वो एक ही लाइन ऑफ कोड पे सारा अचीव हो सकता है। तो फिर सेमी कोलन हट जाता है। देखिए, एक लाइन के एंड पे सेमी कोलन आएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे लाइन है सी आउट आदिल एंडल, तो फिर एंडल के बाद सेमी कोलन आएगा। अगर मैं सारे को एक ही लाइन में लिखता हूं तो मैं लिखूंगा सी आउट आदिल, फिर एंडल आएगा, फिर ऑपरेटर के बाद एंडल आएगा, फिर ऑपरेटर के बाद खान आएगा, और उसके बाद सेमी कोलन आ जाएगा। ठीक है, और ये सेमी कोलन वाली चीज जो है ये प्रैक्टिस के साथ आपको पक्की हो जाएगी जितना ज्यादा प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। यहाँ पे मैं बस एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये अगर यही काम मैं एक और तरीके से करना चाहूँ तो वो ये है। ठीक है, हैश इंक्लूड इंट ये तो वही कॉमन है। अगली लाइन पे क्या हो रहा है, सी आउट, फिर ऑपरेटर है, फिर डबल कोट्स के अंदर आदिल बैक स्लैश एन
\n खान। ठीक है, \n का क्या मतलब है कि ये एक न्यू लाइन कैरेक्टर है, यानी जैसे \n आएगा तो कंपाइलर बैकस्लैश को डिस्प्ले नहीं करेगा, n को भी डिस्प्ले नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि \n का मतलब है न्यू लाइन पे आ जाओ, तो आगे के बाद अगली लाइन पे आएगा, फिर दोबारा \n आया तो दोबारा अगली लाइन पे आएगा, उसके बाद खान आया तो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यानी एंड एल की बजाय आप \n भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों न्यू लाइन तो कर देंगी, पर किस तरीके से करती है वो इन दोनों की जो अंदर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है वो इन दोनों की फर्क है, और उसकी एफिशिएंसी में थोड़ा फर्क पड़ता है। वो हम अभी बात नहीं करेंगे, मैं काफी आगे जाकर फिर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग आपने अगर अगली लाइन पे जाना है तो चाहे आप \n करें चाहे आप एंड एल करें, दोनों चीजें ठीक है, आपको दोनों की इजाजत है। बाद में हम इसकी एफिशिएंसी पे बात करेंगे कि इनमें से बेहतर कौन सा है। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ठीक है, बाय द वे \n जो है ये एस्केप कैरेक्टर से कहते हैं। ठीक है, बैकस्लैश को उसका क्या मतलब है अभी वो छोड़ दें, इसके और ज्यादा एग्जांपल बाद में देख सकते हैं। सिर्फ \n नहीं होता, और भी दूसरी लैंग्वेजेस में होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि अब ये पहला एक प्रोग्राम देखें जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड एरर स्ट्रिंग, उसके बाद इंट मेन, और उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, stdcout ऑपरेटर डबल कोट्स में आदिल, फिर ऑपरेटर, फिर 123, और ये 123 आप देखते हैं डबल कोट्स में नहीं है, और उसके बाद जो है आपका एंडल प्रिंट हो रहा है। एक तो ये पूरी लाइन बेसिकली क्या कर रही है, आदिल डिस्प्ले हो रहा है, उसके बाद 123 डिस्प्ले हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि 123 को हमने डबल कोट्स में क्यों नहीं लिखा? ठीक है, निचला वाला प्रोग्राम देखें, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आदिल 123 दोनों को हमने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया। समझ आइए? और बाय द वे जो पहला वाला प्रोग्राम है इसमें भी हम 123 को डबल कोट्स के अंदर डाल सकते थे, यानी आदिल डबल कोट्स में आया, फिर ऑपरेटर आया, फिर 123 डबल कोट्स में आ गया। पर 123 और डबल कोट्स के अंदर 123 ये दो फर्क चीजें हैं। जब आप सिर्फ 123 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक मैथमेटिकल वैल्यू है, एक नंबर है, उसको आप प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो भी मैथ के ऑपरेटर हैं आप 123 के ऊपर लगा सकते हैं। पर अगर 123 डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है तो अब आप कह रहे हैं कि ये जो है एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर का क्या मतलब है कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं ABCDEFG, उसके आगे जो है 1 2 3 4 5 आ जाता है, फिर पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह की चीजें, तो वो सारे आपके एक अल्फाबेट का हिस्सा है। वो फिर 1 2 3 जो होता है वो फिर 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर है, वो फिर नंबर 1 2 3 नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर अगर आप 1 2 3 लिखेंगे उस पर आप कोई मैथ का ऑपरेशन नहीं कर सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो आपका मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते हैं दो वैल्यूज को तो आप स्टार वाला सिंबल लिखते हैं, यानी 1 स्टार 2 करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल है। 10 /5 लिखेंगे तो इसका मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 5 का जो रिजल्ट है विच इज 2 वो आ जाएगा। ऐड के लिए प्लस है सिंपल, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस है सिंपल, और एक परसेंटेज सिंबल भी होता है वो है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करते हैं कि जो भी आपका रिमाइंडर है ना डिवीजन के बाद वो आपको रिटर्न करेगा, यानी 10 %5 लिखेंगे
तो 10 डिवाइडेड बाय 5 का रिमाइंडर क्या होता है? 0। ठीक है, आगे चलें। ओके, अब ये अगला जो प्रोग्राम है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका पेरीमीटर और एरिया डिस्प्ले कर रहा है। तो पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आ गया, ठीक है, कि आपने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, फिर इंट मेन आ गया, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन आ गया। अब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, सी आउट डबल कोट्स के अंदर एरिया, विच मीन्स कि अब एरिया डिस्प्ले होगा, और इसके बाद जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, अगर आपकी लॉजिक ठीक है तो वो एरिया होना चाहिए। फिर आपने दोबारा लेस देन का ऑपरेटर डाला, और उसके बाद जो आपने चीज लिखी है वो है 5 स्टार 10, यानी 5 लेंथ है, विड्थ 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा यानी 50 होगा, तो एरिया के बाद फिर 50 लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और फिर आपने एंड एल कर दिया, विच मीन क्या अगली लाइन पे चले जाओ। और मैं फिर कह दूं कि अगर 5 स्टार 10 को आप डबल कोट्स में लिखें, या 5 को डबल कोट्स में लिखें मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 भी डबल कोट्स में हो, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है। वो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन ही उस पर आप कर सकते हैं, वो नंबर नहीं रहता। इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 और 10 डबल कोट्स के बगैर हैं, ताकि आप कंपाइलर को बता दें कि ये मैथमेटिकल नंबर है, ठीक है। अगली लाइन पे आ जाए, वहां पे क्या हो रहा है, एसटीडी सी आउट पेरीमीटर, फिर ऑपरेटर आया लेस देन का, और उसके बाद 5 प्लस 2 स्टार 5 प्लस 2 स्टार 10। अब यहां पे एक सवाल आता है कि आपके ख्याल में इसका रिजल्ट क्या होगा? थर्टी होगा कि 120 होगा? अगर मैं कहूं कि प्रोग्रामिंग नहीं है, हम मैथ्स की क्लास में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या होता? हाथ खड़ा करें, कितने लोग कहते हैं कि 30 होगा? ओके, नीचे कर लें, कितने लोग कहते हैं कि 120 होगा? आपके मैथ्स के टीचर आज खून के आंसू रो रहे होंगे। क्लास बोर्ड में इसका रूल याद है? अगली साइड पे आ जाए। तो क्या ये प्रोग्राम हो गया, आगे चलें। क्लास एरिया और पेरीमीटर जो है ये डबल कोट्स के अंदर है। यहाँ पे अगर मैं सेमी कोलन डालूंगा, बाय द वे ये सेमी कोलन नहीं है, कोलन है। अच्छा, वो तो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है ना, इसलिए, क्योंकि इंग्लिश में होता है, ठीक है, इंग्लिश वाला कोलन है ये। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डबल कोट्स के अंदर आप सेमी कोलन भी डाल देते हैं, तो सेमी कोलन का मतलब ये नहीं है कि आप ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, उसका मतलब है कि वो डबल कोट्स का हिस्सा है। तो आप जो स्ट्रिंग लिखना चाह रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लिखना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप सेमी कोलन डाल रहे हैं। बाय द वे बैक स्लैश का मसला होगा, क्योंकि अगर आप बैक स्लैश डालते हैं तो कंपाइलर को समझ नहीं आएगी कि ये बैक स्लैश है या ये एस्केप कैरेक्टर है। बाय द वे डबल कोट के अंदर अगर बैक स्लैश आता है तो वो फिर आपका एस्केप कैरेक्टर ट्रीट होता है, ठीक है। यानी इसके बाद कोई वो एक्सपेक्ट करेगा कि एन आएगा न्यू लाइन के लिए या कुछ और आएगा, तो उसका फिर और तरीका होता है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। चले अगली लाइन क्या है, तो जो मैं बॉर्डलेस वाली बात कर रहा था कि अगर आपके एक ही एक्सप्रेशन है, उसमें मल्टीपल डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो इवेल्युएट होती है। ब्रैकेट ढूंढेगा कंपाइलर, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी एक्सप्रेशन का हिस्सा है उसको कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट इस्तेमाल करेगा। उसके बाद फिर प्रेसिडेंस आती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस की। यानी अगर हम पिछले एग्जांपल में आ जाए तो 2
मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो बॉर्ड मैच के मुताबिक प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लाई ऑपरेटर की है, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस होगा। तो यहाँ पे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा विच इज 10, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा विच इज 20, फिर 10 और 20 का सम होगा विच इज 30। ठीक है, तो प्रेसिडेंस रूल आपने याद रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स इवैल्यूएट होंगे, उसके बाद कंप्यूटर देखेगा, कंपाइलर देखेगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस है कि नहीं, और फिर उन्हें इवैल्यूएट पहले किया जाएगा। उसके बाद जो आखिरी लेवल है वो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, कि अगर मल्टीप्लाई और प्लस या मल्टीप्लाई और माइनस इकट्ठे आते हैं तो पहले मल्टीप्लाई वाली चीज होगी, उसके बाद प्लस या माइनस वाला ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये क्लियर है। और एक और रूल आपको याद रखना है कि इन केस प्रेसिडेंस लेवल सेम है, सेम का क्या मतलब है कि एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो तीनों जो है वो सेम प्रायोरिटी है उनकी। यहाँ पे प्लस और माइनस इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी सेम प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अगर सेम प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर प्रोग्राम जो है वो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा। यानी सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट ऑपरेशन आए पहले आप वो करेंगे, उसके बाद आप राइट की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। और इसका एक एग्जांपल देखें, ये ऑपरेशन है 12 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर क्या है? 8 है कि 2 है? आपको ये नजर आ रहा है कि 8 और 2 कैसे आपको आ सकते हैं दिमाग में? यानी अगर आप 12 डिवाइडेड बाय 3 करें 4 आता है, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करें 8 आता है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 6 होता है, और 12 डिवाइडेड बाय 6 करें तो 2 आता है। यानी एक ही एक्सप्रेशन है और दो फर्क किस्म के रिजल्ट आपको नजर आ रहे हैं। तो इनमें से ठीक वाला कौन सा है? हाथ खड़ा करें, कितने लोग समझते हैं 8 है और कितने लोग समझते हैं 2 है? ठीक है, रूल क्या है कि मल्टीप्लाई डिवाइड जो है उनका बॉर्ड मैच के मुताबिक प्रेसिडेंस लेवल सेम है। तो अगर सेम लेवल है तो फिर यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी पहले 12 डिवाइडेड बाय 3 होगा विच इज 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा विच इज 8, 8 रिजल्ट है आपका। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स आपने याद रखने होते हैं। और दूसरी बात ये है कि अक्लमंदी होगी कि अभी आप ना ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर लें, यानी ताकि आपको शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। आप क्या करें, इसमें आप 12 डिवाइडेड बाय 3 को ब्रैकेट्स में डाल दें, यानी 12 से पहले ब्रैकेट लिखें ओपनिंग ब्रैकेट, और 3 के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट लिखें। अब ब्रैकेट से क्या होगा कि अब हर हाल में आपको नजर भी आ जाएगा कि पहले 12 डिवाइड बाय 3 होगा, उसका जो रिजल्ट है वो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। ठीक है, वैसे प्रेसिडेंस लेवल के मुताबिक तो ये बात क्लियर है, पर अगर शुरू करें आप प्रोग्रामिंग और ये चीज आपको याद नहीं रहती कि लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होना है कि राइट टू लेफ्ट होना है, तो फिर आप ब्रैकेट इस्तेमाल कर दें, फिर शक की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है सिंपल मैथ का ऑपरेशन किया है प्लस माइनस वाला, और हमने प्रेसिडेंस की बात की है कि अगर प्लस और माइनस इकट्ठे हैं तो उनमें से कौन सा होगा, अगर प्लस माइनस अगर किसी मल्टीप्लाई या ब्रैकेट के साथ है तो उनमें प्रायोरिटी किसकी होगी। अब अगली जो चीज हमने करनी है वो डिवीजन के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि डिवीजन जो है ना वो इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में आपसे गलती हो सकती है। एक तो आपको प्रोग्रामिंग की आदत हो जाए, आप सेमेस्टर हो गया 2 सेमेस्टर हो गए, तब ये चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी। और अभी जो है आपको ये डिवीजन को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये कोड देखना, सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम किया ताकि वो सी आउट इस्तेमाल करने की आपको इजाजत मिल जाए, सी आउट की फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाए। फिर आपने इंट मेन किया, स्टार्टिंग पॉइंट है प्रोग्राम का, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और अब आपका लाइन जो है वो क्या कर रही है, पहली लाइन ऑफ कोड कर रही है std cout
5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और ये डबल कोट के अंदर है विच मीन कि ये एक स्ट्रिंग है, ये डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। अब बाय द वे इक्वल के बाद स्पेस डाली हुई है, अगर मैं स्पेस ना डालता तो जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन था उसका रिजल्ट जो है वो इक्वल के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी इक्वल के फौरन बाद रिजल्ट होता है। स्पेस डाली तो उसका मतलब है इक्वल के बाद एक खाली स्पेस छोड़ो, उसके बाद रिजल्ट लिखो ताकि आंखों को थोड़ा ज्यादा खूबसूरत लगे। अगर मैं इक्वल के बाद 5 स्पेसेस छोड़ देता हूँ तो उसका मतलब है कि 5 जो है वो एम्प्टी स्पेसेस आएंगे, उसके बाद रिजल्ट लिखा जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ऑलराइट, तो पहले ऑपरेशन पे आ जाए। तो पहला ऑपरेशन है 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2 का वैसे रिजल्ट क्या होता है? 2.5 होता है। ठीक है, क्लास एक बात याद रखिए, हम आगे जाके डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात करेंगे, पर अभी आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर क्या होता है? जिसका कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट ना हो, यानी जिसके बाद डेसिमल पॉइंट और कोई डिजिट नहीं है, वो इंटीजर होता है, होल नंबर। तो अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो है, प्रोग्राम उस रिजल्ट को भी एज एन इंटीजर ट्रीट करेगा। यानी 5 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि जो 2.5 वाला रिजल्ट है उसमें से 0.5 वाली चीज हटा देगा कंप्यूटर। ये पॉइंट समझ आया कि कंप्यूटर कह रहे हैं कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, पहला नंबर 5 है वो इंटीजर है, दूसरा नंबर 2 है वो भी इंटीजर है, होल नंबर है दोनों, तो फिर उनका जो रिजल्ट आएगा कंप्यूटर कहेगा कि उस रिजल्ट को भी मैं एज अ होल नंबर, एज एन इंटीजर ही ट्रीट करूं। तो उसका तरीका क्या है कि वो जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली चीज होती है, उसको इग्नोर कर देगा। और आपकी स्क्रीन पे इस एक पहली लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। सही है, अगली लाइन पे आ जाए। अगली लाइन पे आपने क्या किया है? 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और आपका जो ऑपरेशन है वो है 5.0 डिवाइडेड बाई 2। तो 5.0 का क्या मतलब है कि कंप्यूटर को आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, ये एक नंबर है जिसका फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, डेसिमल वाला पार्ट भी है, 0.0। ठीक है, तो अब क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो अब कंप्यूटर क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर आप एक नॉन इंटीजर को डिवाइड करें किसी इंटीजर से तो रिजल्ट नॉन इंटीजर होना चाहिए। तो इसलिए इस एग्जांपल में जब आप 5.0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो रिजल्ट 2.5 डिस्प्ले होगा। ये बात समझ आई है? रूल बेसिकली ये है कि अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन को कर रहे हैं डिवीजन का और उसकी दोनों तरफ इंटीजर है तो फिर रिजल्ट भी इंटीजर ही होगा, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो इग्नोर हो जाएगा। तो अगर 5 और 2 में से कोई एक जो है वो नॉन इंटीजर है, उसका फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, यानी 5.0, आपने जबरदस्ती उसका एक फ्रैक्शन वाला पार्ट डाला है, तो अब ये जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 2.5 आएगा और वो 2.5 ही रहेगा, उसके 0.5 वाले पार्ट को डिलीट या इग्नोर नहीं करेगा कंप्यूटर। तीसरी लाइन पे आ जाए, यही काम हमने अब दूसरे तरीके से किया। 5 डिवाइडेड बाय 2.0, इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर था वो तो इंटीजर है, पर डिनोमिनेटर जो है वो फिर आपने जबरदस्ती कहा है कि इंटीजर नहीं है, जिसका फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है और फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 है, 0.0। पर क्योंकि इन दोनों में से कोई एक चीज फ्रैक्शन वाली आ गई है, नॉन इंटीजर आ गई है, तो इसलिए जो रिजल्ट होगा वो भी नॉन इंटीजर होगा, यानी 2.5 पूरे का पूरा लिखा जाएगा, उसका 0.5 गायब नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्रीन पे क्या नजर आएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 है तो स्क्रीन पे 2 नजर आएगा। 4.0 डिवाइडेड बाई 2 2.0। ठीक है, यानी रूल ये है कि अगर कोई एक चीज का फ्रैक्शन वाला पार्ट है
तो फिर रिजल्ट में भी फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऑल राइट। और चौथा जो एग्जांपल था वो था 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0। तो यहाँ पे तो दोनों के दोनों ही फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं, तो एंड रिजल्ट यहाँ पे तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन वाला ही होना था, तो यहाँ पे भी 2.5 प्रिंट हो जाएगा। और आखिरी जो लाइन है वो फिर क्या कर रही है, सी आउट रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 मॉड्यूलस 2। ठीक है, तो 2 2s आर 4, रिमाइंडर 1 बचा है। तो इस एग्जांपल में आखिरी जो लाइन है उसमें 1 डिस्प्ले हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप 5% 2 लिखते हैं तो उसका मतलब है कि 5 और 2 को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचा है सिर्फ वो चीज डिस्प्ले कर दो। तो 2 2s आर 4, 5 माइनस 4, 1 रिमाइंडर है, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है क्लास। और अगर आपने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया है, 5 डिवाइडेड बाय 0 किया आपने फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। आपके प्रोग्राम को 0 से डिवाइड करने की इजाजत नहीं होती, वो अनडिफाइंड है, वो प्रोग्राम ही पूरा क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए कहीं पे भी आपने दो चीजों को डिवाइड करना है, मेक श्योर कि नीचे वाला जो नंबर है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो। और आगे जाके हम इसके प्रोग्राम में आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से चेक लगाते हैं कि जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाला गलती से 0 ना हो जाए। वो हम आगे जाके इस चीज को देखेंगे। अभी ये पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं है तो सॉल्व करना है। 5.0% ओके, सवाल है कि 5.0% 2 लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं, जो परसेंटेज वाला ऑपरेटर है वो सिर्फ इंटीजर्स पे चलता है, तो इसके दोनों साइडों पे इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी 5.0% 2 गलत है, 5% 2.0 गलत है, 5.0% 2.0 ये भी गलत है। सिर्फ 5% 2 इंटीजर होगा। अगला पॉइंट है कि अब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कैसे होता है। तो इस लाइन में आप देख लेंगे, सबसे पहले आपने स्केउट किया है 8 + 6 डिवाइडेड बाय 2। और वो हमने कहा था कि अगर आपका प्रेसिडेंस लेवल सेम है बॉड मैच के मुताबिक, यानी प्लस और माइनस एक ही लेवल पे होता है, तो फिर जो लेफ्ट में पहले एग्जिस्ट करता है पहले वो किया जाएगा। यानी 8 प्लस डिवाइड है, हाँ 8 + 6 डिवाइड बाय 2, ये तो ऑब्वियस है कि 6 डिवाइडेड बाय 2 करें विच इज 3, और 3 8 में ऐड कर दो विच इज 11। पर अगर इस ऑर्डर को आप ओवरराइड करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं बॉड मैच के मुताबिक तो ये होगा पर मैं कुछ और चाहता हूँ, तो फिर ब्रैकेट्स डाल दें। यानी 8 + 6 को अगर आपने ब्रैकेट्स में डाला है तो इसका मतलब है आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि 8 और 6 को पहले सम करो, उसका जो रिजल्ट आएगा उसे डिवाइडेड बाय 2 करो, तो वो फिर 7 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ब्रैकेट्स आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप ये भी कर सकते थे कि 8 प्लस और 6 डिवाइडेड बाय 2 को ब्रैकेट में डाल दें। वो आपकी एक्सप्रेशन पे डिपेंड करते हैं कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इस चीज का प्रैक्टिस के साथ आपको ज्यादा क्लियर होगा। ओके क्लास, कागज पेंसिल निकाल लें। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 9 डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, आपने हर के सामने लिखना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आएगा कि नहीं, और अगर आएगा तो क्या रिजल्ट होगा, और अगर नहीं आएगा तो उसमें क्या एरर होगा कि क्या। तो स्क्रीन पे लिखे, इसका फिर आंसर डिस्कस करते हैं। और जो ऑनलाइन लोग हैं वो भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी, पहली लाइन पे जो है आदिल स्पेस 1 2 3 डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। दूसरी लाइन पे, हाँ जी हाँ जी, दूसरी लाइन पे एरर देगा क्योंकि आदिल जो है वो क्या है, वो स्ट्रिंग में डबल कोट्स में होना चाहिए था, यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं है, तो दूसरी लाइन एरर देगी। तीसरी लाइन पे क्या होगा, असूली तौर पे आप दो स्ट्रिंग्स को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, C++ में, तो यहाँ पे भी एरर होना चाहिए। ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं,
और C++ में अगर 1 to 3 की स्ट्रिंग है, 5 की स्ट्रिंग है, उनके साथ आप प्लस नहीं करेंगे। अगली चौथी लाइन पे आ जाए, सिंपल मैथ है, 15 डिस्प्ले हो जाएगा। उससे अगली लाइन पे आ जाए, आदिल, अगली लाइन 15। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाए। हाँ जी यार, नंबर 6 पे क्या होगा? नंबर 6 पे 5 डिवाइडेड बाई 10 है। 5 डिवाइड बाई 10 वैसे क्या होता है? 0.5 होता है। और क्योंकि दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो जो 0.5 वाली चीज है वो इग्नोर हो जाएगी, तो 5 डिवाइडेड बाई 10 पे 0 आ जाएगा। अगली लाइन पे आ जाए, 1 डिवाइडेड बाई 2.0। अब यहाँ पे क्योंकि एक जो है वो इंटीजर है पर दूसरा इंटीजर नहीं है, तो आपका रिजल्ट ठीक आ जाएगा, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो भी नजर आएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 2.0 0.5 वो पूरा लिखा हुआ आएगा। अगली लाइन पे आ जाए, 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो दो ही ऑप्शन थी, या तो 6 डिवाइडेड बाई 20 ऐसे ट्रीट किया जाता, या फिर 3 इंटू 10 किया जाता। तो हमने रूल बताया कि अगर प्रेसिडेंस लेवल सेम है, जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, तो फिर आप लेफ्ट से शुरू करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा विच इज 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा विच इज 30, ये डिस्प्ले हो जाएगा। और आखिरी लाइन है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो 6 डिवाइडेड बाई 20 होगा, और क्योंकि दोनों इंटीजर हैं आपका 0 आ जाएगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी 0 ही आया। सही है, ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी होती है और ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जितनी भी आपको असाइनमेंट मिलेगी, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट खुद करना, और से नहीं हो रहा तो फिर अच्छी तरह से समझे आके मेरे पास कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के साथ ही आती है, और एक बार आ जाए तो फिर अगले 4 साल जो है वो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइटिंग प्रोग्राम विच डिस्प्लेज द फॉलोइंग। ठीक है जी, ये अपना कोड करें इसे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करना है। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। सबसे पहले आप हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम करेंगे ताकि लाइब्रेरी इंक्लूड हो जाए, आपके पास सीआउट की फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाए। अगली लाइन पे इंट मेन है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। अगली लाइन पे आ जाए कर्ली ब्रेसेस, ये बेसिकली बता रहे हैं कि मेन फंक्शन यहां से शुरू होता है। तो पहली लाइन पे आपने एसटीडी सी आउट किए, कुछ स्पेसेस डालने के बाद आपने स्टार डाले और उसके बाद कुछ स्पेसेस हैं और फिर एंडल किया। पहली बात तो ये कि स्टार के बाद वाली स्पेसेस आपको चाहिए कि नहीं? पहली लाइन में स्टार से पहली वाली स्पेस चाहिए कि नहीं, और बाद वाली चाहिए? आपका क्या ख्याल है? पहली वाली चाहिए, शुरू में जो स्पेसेस आई है। क्लास देखिए, स्टार से पहले जो स्पेस नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आपकी पहली लाइन जो है उसके शुरू में स्टार आ जाएगा, फिर अगली लाइन के भी शुरू में स्टार होगा, उससे अगली लाइन के भी शुरू में स्टार होगा। ये हमने नहीं करना। हमने करना है कि पहली लाइन में जो स्टार है वो बिल्कुल मिडिल में है, उसके बाद वाली लाइन में जो स्टार है वो थोड़ा पीछे से शुरू हो रहे होंगे, और उसके बाद तीसरी लाइन में जो स्टार है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होंगे। तो इसके लिए आपको स्पेसेस डालनी पड़ेंगी स्टार्ट में। आप डिसाइड करेंगे कि हर लाइन में कितनी स्पेसेस आपको स्टार से पहले चाहिए, यानी तीसरी लाइन में आप शुरू से ही स्टार बनाने शुरू कर देंगे, और पहली लाइन जो है उसमें आई थिंक आप शुरू में कुछ 3 के करीब स्पेसेस देंगे। जो दूसरी लाइन में स्टार्स हैं उनमें आपको तकरीबन 1 स्पेस देंगे। ठीक है, तो शुरू वाली स्पेस तो चाहिए, बाद वाली स्पेस मैंने क्यों डाली है? इसमें कोई आपको लॉजिक समझ आती है? वजह है कि गलती हो गई है? दूसरे स्टार के बाद जो स्पेस है वो तो नजर ही नहीं आ रही आपको।
अब एंडल जो है वो इस स्पेस के बाद डालें, चाहे आप स्टार के फौरन बाद एंडल कर दें, स्टार्टिंग पॉइंट वाली स्पेस आपको चाहिए थी। क्यों? ताकि वो अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाए कि आपका एक एरो बन सके, जो हमने कहा डिजाइन की खातिर। और उस स्टार के बाद आप चाहे एक स्पेस डालें, चाहे 10 स्पेस डालें, चाहे 100 स्पेस डालें, नजर ही कुछ नहीं आ रहा आपको। एंडल जरूरी है, वो आपने डाल दिया। तो ये जो मैंने स्टार के बाद स्पेस डाल दी है वो बिला हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगली लाइन पे आ जाए, अगली लाइन पे हमने एक स्पेस छोड़ी, फिर 3 स्टार डाले, उसके बाद एक और स्पेस छोड़ी, वो भी स्टार से पहले वाली स्पेस चाहिए ताकि डिजाइन ये बन सके, पर स्टार के बाद वाली स्पेस रिडंडेंट है, एंडल चाहिए था वो हमने डाल दिया। उसके बाद वाली लाइन में आपने 5 स्टार डाल दिए, कोई स्पेस नहीं है और एंडल कर दिया। और उसके बाद अगली 2 लाइन में फिर आपने स्टार से पहले 3 स्पेसेस डाल दिए ताकि ये एक एरो वाला जो हम डिजाइन बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। और वंस अगेन जो आखिरी 2 लाइन में स्टार्स है उनके बाद भी आपको एंडल चाहिए। जो स्पेस थी वो ना भी डालते कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके होने से उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो बेसिकली हमने अपना वक्त जाया किया डाल के। ठीक है क्लास, एनी क्वेश्चंस?